हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्राचीन जो हमारा भारत का इतिहास था, प्राचीन जो हिस्ट्री थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। मेडिवियल हिस्ट्री शुरू कर रही हैं आज से। तो मध्यकालीन अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो वो रहा है 712 से लेकर 1707 तक का टाइम रहा है मेडिवियल हिस्ट्री का। आगे उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। जो अर्ली मेडिवियल हिस्ट्री है, मेडिवियल पीरियड है जो, वो 712 से लेकर 1206 तक का है, और जो लेटर है बाद का है जो, वो 1206 से लेकर 1707 तक का है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेटर मेडिवियल जो पीरियड रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इसमें दिल्ली सल्तनत और जो मुग़ल एम्पायर है वो सारा कवर हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमें तो वही है, कनेक्टेड करके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा अर्ली मेडिवियल पीरियड के बारे में देखते हैं कि भाई उसमें क्या क्या हुआ था। तो इस टाइम पे क्या था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक है, भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया था, फर्स्ट मुस्लिम अटैकर। ठीक है, पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम को बोल सकते हैं, लेकिन ये सफल नहीं था। ठीक है, सफल जो था वो बाद में जो आया है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी था जो, वो सफल आक्रमणकारी है मुस्लिम, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। और मोहम्मद बिन कासिम है वो मुस्लिम अटैकर फर्स्ट, वैसे पूछा जाए तो। ठीक है, फिर देखते हैं, अरब मिलिट्री कमांडर था ये। ठीक है, अरब मिलिट्री कमांडर था। इसने कहाँ पर अटैक किया था, इसने भारत के पंजाब की, ठीक है, उस टाइम पे पंजाब जो पाकिस्तान का जो इलाका है, सिंध प्रांत, ठीक है, वहाँ पे इसने अटैक किया था। वहाँ का राजा था दाहिर। ठीक है, तो राजा दाहिर के साथ हुआ था इसका पहला जो कन्क्वेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले राजा दाहिर के साथ इसका युद्ध हुआ था। पंजाब का राजा था सिंध प्रांत का, उसका साथ इसका युद्ध हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, राजा दाहिर हार गया था। इसने अपना शासन शुरू कर दिया था। शासन क्या मतलब, इसने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये क्या है ना, ये लूटपाट करने और यहाँ पे बसने आया ही नहीं था। ठीक है, ये आया था इस्लाम धर्म का प्रचार करने। पूछ लेते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम है, उसका मेन मोटो क्या था यहाँ आने का भारत में। ठीक है, वो कर रहा था इस्लाम धर्म का प्रचार। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो आया था। जब उसने राजा दाहिर को, मतलब कि सिंध प्रांत को अपने कब्जे में कर लिया, तो उसने फिर सभी को बोला कि भाई तुम सब इस्लाम धर्म को अपनाओ। लेकिन जिसने इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया, तो सबसे पहले इसने जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन पूरे पे नहीं लगाया था इसने वो। ठीक है, तो पूरे पे पूछ लेते हैं तो वो बाद में लगा है, लेकिन इसने कुछ लोगों पर लगाया था जो इस्लाम धर्म को नहीं कबूल कर रहे थे, उन पे लगाया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको जजिया कर को क्या बोला जाता है, ये धार्मिक कर था। ठीक है, धार्मिक टैक्स था ये, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड था। जो उस धर्म को मान रहा था उस पे नहीं लगेगा, बाकी पे लग जाएगा। तो किस किस को नहीं इसने इंक्लूड किया था उसमें, ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था, और जो विधवाएं औरतें थी उन पे नहीं लगा था, और विकलांगों पे नहीं लगा था। ठीक है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था वो किस किस पे नहीं लगाया था। फिर ब्राह्मण नहीं थे उसमें शामिल, विधवाएं नहीं थी उसमें, और विकलांग नहीं थे। ये तीन लोग इसमें शामिल नहीं थे, तीन तरह के लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर वो मैंने बताया कि भाई ये सफल नहीं था, क्योंकि इसकी जो मृत्यु थी वो 712 में तो वो आया था। ठीक है, 712 ईस्वी में आया था, अगर टाइम पूछे तो 715 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यहाँ से वो जीत जाता है, उसने एक और लड़ाई की थी, मुल्तान की ही। ठीक है, मुल्तान की भी लड़ाई की थी उसने। तो वहाँ से जब जीत के जब वो वापस जा रहा था, ठीक है, अरब में वापस जा रहा था, तो रास्ते में ही उसकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है मोसुल में। ठीक है, जगह मोसुल जो आज अगर हम बात करें तो इराक की के जो इलाके हैं उसमें ये जगह है मोसुल, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिर इसकी जो कब्र है, मतलब इसको कहाँ पे दफनाया गया था, वो है मकरान। मकरान जगह है जो कि सेमी डेजर्ट कोस्टल रीजन माना जाता है बलूचिस्तान में, वहाँ पे इसको दफनाया गया था। तो ये सफल नहीं रहा, मतलब कि वापस नहीं आ पाया था, गया था ये एक बार, लेकिन वापस दोबारा नहीं आ पाया था, तो इसको सफल नहीं कह सकते, लेकिन फर्स्ट इसी को बोलेंगे। इसके बाद आता है महमूद गजनवी।
ठीक है, जो कि फर्स्ट सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है, क्योंकि उसने राज किया है यहाँ पे फिर ना। सुल्तान था गजनवी एम्पायर का सुल्तान था ये महमूद गजनवी। इसने पूछ ले तो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार इसने आक्रमण किया था। पहला जो आक्रमण था इसका वो था 1001 ईस्वी में, 1001 में इसका पहला आक्रमण था। 17 में से सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछ ले तो वो था 1025 का आक्रमण जो सोमनाथ के मंदिर पर किया था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, उस पे इसने काफ़ी लूटपाट मचाई थी और वहाँ से ये लगभग 2 मिलियन दिनार जो है वो लूट के लेके गया था। पूछ लेते हैं एग्जाम में कितना क्या लूट के, तो वहाँ से 2 मिलियन दिनार ये लूट के लेके गया था 1025 वाले आक्रमण में। इसके बाद है कि भाई और कौन से इसने किए थे जिनका नाम आता है, तो 1009 में और 1014 में, ठीक है, दोनों आक्रमण इसके हरियाणा के थानेसर के थे। कुरुक्षेत्र में पड़ता है थानेसर जगह, तो वहाँ पे इसने आक्रमण किए थे। 1014 वाला था जो, उसमें ये चक्कर पानी वाली मूर्ति चुरा के लेके गया था थानेसर में से। चक्कर पानी पूछ लेते हैं थानेसर में से क्या चुरा के लेके गया था, तो चक्कर पानी वाली मूर्ति चुरा कर लेके गया था। इसने वहाँ पे बहुत सारे, मतलब जितने बार भी इसने आक्रमण किए थे, बहुत सारी मूर्तियों को, जो मंदिर थे उस पे सबसे ज़्यादा इसने अटैक किया था और बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ी थी। इसी वजह से इसको मूर्ति भंजक भी बोलते हैं। पूछ लेते हैं मूर्ति भंजक किसको बोला जाता है, तो मूर्ति भंजक बोला जाता है महमूद गजनवी को। इसके बाद देखते हैं कि जो लास्ट अटैक था इसका, लास्ट अटैक था 1027 का, जो था सिंध के जाटों पर, सिंध के जाटों पर था लास्ट अटैक, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था, ये यहाँ पे रहा था। इसके टाइम के जो दरबारी कवि बोल लो या इसके समय के जो राइटर थे वो है, जिसका मेन जो नाम आता है वो है अलबरूनी। अलबरूनी है जिसने किताबुल हिंद लिखी है, बुक किताबुल हिंद जो बुक है वो अलबरूनी की है, हिंदुस्तान से रिलेटेड बुक है ये। फिरदौसी था जिसने शाहनामा लिखी थी, एक उत्तरबी था जिसने तहकीक यामीनी लिखी थी, एक वैकाही था। तो ये 4 नाम पूछ लेते हैं इसके महमूद गजनवी के टाइम के, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तरबी और वैकाही, ये इसके टाइम के राइटर थे। इसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। ये तीनों नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो अर्ली मेडिवल जो पीरियड है उसमें काउंट किए जाते हैं। जो मोहम्मद गोरी है वो थे गोरिद डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, गोरिद डायनेस्टी के रूलर थे जो गोर रीजन में पड़ता है, जो आज का अगर हम बात करें अभी अफगानिस्तान का है गोर रीजन, उसका था गोरिद डायनेस्टी का मोहम्मद गोरी। इसने देखते हैं कहाँ पर इसने आक्रमण किए थे। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1173 से लेकर 1206 तक का टाइम पीरियड दिखाते हैं इसका जो पहला आक्रमण था वो था 1175 ईस्वी में मुल्तान का। मुल्तान पड़ता है पंजाब में पड़ता है मुल्तान, तो वहाँ का इसका अटैक था। इसके बाद जो इसने किया है वो 1178 में किया है पाटन में है गुजरात में, पाटन का जो था वो गुजरात में है, तो 1178 में इसने पाटन में किया था, जो भीम द्वितीय राजा के साथ किया गया था। पूछ लेते हैं किसके साथ किया गया था गुजरात में, तो भीम द्वितीय राजा के साथ इसने पाटन में 1178 में अटैक किया था, युद्ध हुआ था ये। इसके बाद जो अटैक किया था वो पूछते हैं बार एग्जाम में आता है तराइन का युद्ध, ठीक है। तराइन का युद्ध 2 बार हुआ था, 1191 में भी और 92 में भी। 1191 में इसने युद्ध किया है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन पड़ता है करनाल में, हरियाणा के करनाल में तराइन पड़ता है जगह, तो वहाँ पे इसने युद्ध हुआ था। इनका किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे होता है कि भाई मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। इसमें किसकी वजह से कि ये जो पृथ्वीराज चौहान था ये था अजमेर का राजा, ये भी पूछ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये, ठीक है, ये भी याद रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ था ये युद्ध और ये अजमेर के राजा थे। ये हुआ था जयचंद की सहायता से। जयचंद है जो कन्नौज के, ठीक है, कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनकी सहायता से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ मिलकर और मतलब मोहम्मद गोरी को हराया गया था।
फिर क्या होता है कि भाई जो 1191 का युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान ने जीता है, तो उसके ये अपने क्या कर रहे थे भाई, अपना लड़ाई करने के बाद राजा क्या करते थे, उसका जश्न तो जरूर मनाते थे। तो उसमें ये मिलता है जयचंद की बेटी संयोगिता से। कौन? पृथ्वीराज चौहान मिलता है जयचंद की बेटी संयोगिता से। तो ये एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो जयचंद को लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। जयचंद अपनी बेटी जो संयोगिता है उसका स्वयंवर कर रहे थे, वहाँ से जो पृथ्वीराज चौहान है इसको भगा कर ले आता है, क्योंकि ये भी उसको पसंद करती थी और वो भी इसको, पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता को पसंद करता था। तो ये उसको वहाँ से उठा लाता है और इसके साथ फिर गंधर्व विवाह करता है। कौन सा विवाह करता है? गंधर्व विवाह करता है, जो कि जयचंद को पसंद नहीं आया, मतलब इसको वो अच्छा नहीं लगा। तो 1192 में इसी बीच में भाई जो मोहम्मद गोरी था वो तो अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से अटैक करने के लिए तैयार था। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने फिर से अटैक किया है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। तो उसमें फिर हार जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है और गोरी जीत जाता है, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी की अब की बार हेल्प की है जयचंद ने मोहम्मद गोरी की। तो उसका वही है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो फिर जयचंद को सारा पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता था, तो उसने फिर उसकी सहायता से, गोरी ने जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है 1192 के युद्ध में। जो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि हैं वो थे चंद्रबरदाई। इनके दरबारी कवि बताए जाते हैं, जिसने पृथ्वीराज रासो बुक लिखी है। एग्जाम में पूछते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। फिर उसके बाद क्या होता है, जीत के बाद जब 1192 की जो जीत हो जाती है, तो फिर जो मोहम्मद गोरी है वो भारत में अपने साम्राज्य को क्या करता है, फैलाने की कोशिश करता है। फिर लेकिन वही है कि मोहम्मद गोरी है वो जयचंद का भी नहीं है, उसने फिर से अटैक किया है। उसने 1194 में चंदावर का, ठीक है, चंदावर का युद्ध किया है, जो कि यूपी के इटावा जिले में है चंदावर। तो वहाँ पे उसने युद्ध किया है, किसके साथ किया है? वो राजा जयचंद के साथ ही। 1192 में जयचंद ने हेल्प की थी मोहम्मद गोरी की, लेकिन 1194 में जयचंद के साथ ही गोरी ने फिर से युद्ध कर दिया है। तो उसमें फिर जो राजा जयचंद है उसमें हार जाता है और गोरी जीत जाता, तो यहाँ से फिर और ज़्यादा उसको पावर मिल जाती है। तो लेकिन फिर क्या करता है, जो मोहम्मद गोरी है वो यहाँ पे रुकता नहीं है, इंडिया में, भारत में रुकता नहीं है। वो अपने सेनापति, उसका सेनापति था मोहम्मद गोरी का सेनापति पूछ लिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति था, जो उसको सारा मतलब यहाँ का संभालने के लिए और अपने वापस वहाँ पे चला जाता है, अपने एरिया में वापस चला जाता है। तो भारत का जो कामकाज था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। तो लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यहाँ तक कुतुबुद्दीन ऐबक अपना मतलब एक सेनापति के रूप में ही संभाल रहा था। फिर 1206 में क्या होता, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हुई है उसके बाद से ही कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब दिल्ली सल्तनत जो शुरुआत होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में की है 1206 के बाद। अभी तक वो एक मतलब सेनापति के तौर पर ही उसको संभाल रहा था, इसको सारा जो यहाँ का कामकाज था। तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है ये भी पूछ लेते हैं। मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है वो झेलम नदी के किनारे बताते हैं, ठीक है, झेलम नदी के किनारे बताते हैं। और पूर्वी मध्य एशिया की जनजाति, ठीक है, पूर्वी मध्य एशिया की जनजाति के द्वारा ये मारा जाता है। उसके बाद से ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो कल से हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसमें सबसे पहले आएगा गुलाम वंश। गुलाम उसको क्यों बोला गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम ही हुआ ना, सेनापति था, वो खुद तो राजा पैदा नहीं हुआ था। तो वो क्या हुआ था भाई, वो एक गुलाम के उससे आया था, इसलिए गुलाम वंश उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अब जो दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे उसको हम थोड़ा ज़्यादा डीपली करेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से और फिर जो मुग़ल साम्राज्य है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को एचटेट आने वाला है। तो जैसा जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे वैसा उसी के हिसाब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, वीडियो बनाने का। तब तक के लिए बाय बाय।